हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। कुछ प्रश्न छूट गए थे अध्याय 3 और अध्याय 4 के, आज उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 3 की। और अध्याय 3 में जो प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो पाई थी, जो कि अलग से मैंने नोट्स में ऐड करे थे, उसमें से पहला प्रश्न है कि असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं कि जब हमने पढ़ा कि निषेचन क्या है कि एक पूर्ण परिपक्व नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या होता है, संलयन होता है, और उस संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो इस घटना को आप निषेचन कहते हैं। लेकिन जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक जब पूर्ण जननक्षम भी है, यानी इनका पूरा विकास हो चुका है, नर युग्मक का भी और मादा युग्मक का भी पूर्ण जननक्षम है, यानी कि पूरा विकास इनका हो चुका है, तो पूर्ण जननक्षम नर युग्मक और पूर्ण जननक्षम मादा युग्मक जननक्षम होने के बावजूद भी जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये संलयन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है और इस प्रकार से निषेचन अपूर्ण रह जाता है। तो ये जो घटना होती है, ये घटना ही क्या कहलाती है, असंगतता या अनिश्चितता। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है असंगतता या अनिश्चितता की, कि पूर्ण जननक्षम नर युग्मक, यानी जिसमें जनन क्षमता का पूरा विकास हो चुका हो, और पूर्ण जननक्षम मादा युग्मक के मध्य निषेचन में विफलता, ये कह सकता हूं। निषेचन हो जाना चाहिए था, परंतु क्या हो गया, निषेचन में विफलता हो गई, असफल रहे निषेचन में। निषेचन में विफलता ही क्या कहलाती है, असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है, जो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो होती है अंतरा जातीय अनिश्चितता, और दूसरा होता है आंतर जातीय अनिश्चितता। तो देखिए, अंतरा जातीय अनिश्चितता और आंतर जातीय अनिश्चितता में क्या अंतर है। सबसे पहले अगर बात करें अंतरा जातीय अनिश्चितता की, तो अंतरा जातीय अनिश्चितता में क्या होता है कि जिन पादपों के मध्य निषेचन की क्रिया हो रही है उनमें वंश तो समान होता है, परंतु जाति जो है ना उनकी वो अलग अलग होती है, जाति अलग अलग होती है। तो देखिए, अंतरा जातीय अनिश्चितता क्या हो जाती है, यहां लिखते हैं हम अंतरा जातीय अनिश्चितता की एक ही वंश तो एक ही है, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य निषेचन में विफलता क्या कहलाएगी, अंतरा जातीय अनिश्चितता कहलाती है। तो ये बात हो गई किसकी, अंतरा जातीय अनिश्चितता की। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो यहां पर आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एक पादप है, कंपेस्ट्रिस है ना,
जो कि सरसों का पादप होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और दूसरा पादप हो गया मान लीजिए ब्रेसिका रापा, जो कि मूली का साइंटिफिक नाम है। तो यहाँ दोनों का क्या है, दोनों के वंश समान हैं, इनके वंश समान हैं, लेकिन दोनों की जातियाँ क्या है, भिन्न भिन्न हैं। तो इसका नरयुग्मक जो है वो इसके मादा युग्मक को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में जहाँ वंश समान हैं लेकिन जातियाँ समान नहीं हैं, जातियाँ अलग अलग है, तो इस स्थिति में भी नरयुग्मक मादा युग्मक को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे अंतराजातीय अनिषेचता। दूसरी बात करें तो दूसरा हमारा टाइप है अनिषेचता का आंतरजातीय अनिषेचता। तो देखिए आंतरजातीय अनिषेचता क्या होती है कि यहाँ जाति भी समान होती है ना। यहाँ तो कहा था एक ही वंश, लेकिन यहाँ क्या कहूंगा मैं आंतरजाति में कि एक ही जाति के पादपों के मध्य, तो एक ही जाति के पादपों के मध्य अगर जनन नर युग्मक और मादा युग्मक पूर्ण जनन समय तो निषेचन हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी एक ही जाति के पादपों के मध्य भी क्या होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक में या के मध्य निषेचन में विफलता क्या कहलाएगी, आंतरजातीय अनिषेचता कहलाएगी, एक ही जाति के पादपों के मध्य। जिसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, उदाहरण प्रिमुला के अंदर ऐसा देखा जाता है कि एक ही जाति के नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, प्रिमुला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं है, नहीं हो पाते हैं तो उसको आंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो फिर प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा। लेकिन कभी कभी नहीं होता है तो वो किस में देखने को मिलता है, प्रीमूला में देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने स्टडी किया अध्याय 3 में। इसको हमने समझाया नहीं था नोट्स में, तो मैंने ये प्रश्न लिख दिया था। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है और दोनों प्रकारों पर हमने विस्तार से चर्चा करी। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। देखिए अनिषेक फलन किसे कहते हैं, आपने पूर्व में अध्याय 1 में एक टॉपिक पर हमने बात करी थी, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता जिसको आप अनिषेक जनन भी कह सकते हैं। और अनिषेक बीजता में आपने क्या पढ़ा था, अनिषेक बीजता में हमने कहा था कि यह जो घटना है, इस घटना में पादप जो है, पादप 2 मिनट, पादप का विकास तो किससे होगा, बीज से होगा। लेकिन बीज जो है वो किससे बन जाता है, बीज बिना निषेचन के ही बन जाता है। तो इस घटना को हमने अनिषेक बीजता कहा था। अब इसी घटना को अगर हम देखें कि बीज बिना निषेचन के कैसे बन जाता है, तो हमने इस पर समझा भी था कि कभी कभी क्या होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, 7 कोशिकी रचना, इस 7 कोशिकी रचना में जो अंड कोशिका है या इसकी कोई सहायक कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं, यही विभाजन करके क्या करेगी, यहां पर भ्रूण बना लेगी। तो अंदर बन गया क्या, भ्रूण। और बाकी रचनाएं जो ऊपर है, अध्यावरण वगैरह, वो बीजचोल बना लेंगे, बीजावरण बना लेंगे, और इसके अंदर ये भ्रूण यहां पर है। तो इस प्रकार से बीज बन गया। क्या बन गया है, बीज। तो ये बिना निषेचन के क्या बना, भ्रूण बना, बिना निषेचन के भ्रूण बना, और ये पूरा आवरण बिना निषेचन के बीज बन गया। और इसी से पादप बन जाए तो ये बिना निषेचन के जनन हो गया। उसको तो कहा अनिषेक जनन। क्या कहा इसे, अनिषेक जनन। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनिषेक फलन की। तो देखिए फलन से तात्पर्य है कि क्या बनेगा, फल बनेगा। तो आप खुद देखिए कि ये घटना कहाँ हो रही थी, भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश कहाँ है, बीजांड में।
और बीजांड कहाँ है? तो बीजांड की अगर बात करें, पुष्प का स्ट्रक्चर अगर आपको अभी तक याद है तो हमने देखा था कि इस प्रकार से एक वर्तिकाग्र है, स्त्री केसर का ऊपरी भाग वर्तिका है, और फूला हुआ भाग क्या है? फूला हुआ भाग अंडाशय है। और ये पढ़ा था हमने अध्याय 3 में कि जो अंडाशय है, तो ये अंडाशय ही परिपक्व होकर क्या बनाता है? अंडाशय ही परिपक्व होकर फल बनाता है। और अंडाशय परिपक्व कब होता है? जब इसके बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश में भ्रूण बन जाता है ना। तो अभी यह देखिए, भ्रूण जनरली निषेचन से बनता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? बिना निषेचन के ही भ्रूण बन गया है, और ये पूरा का पूरा बीजांड परिपक्व होकर क्या बना लिया? बीज। तो बिना निषेचन के बीज बना। तो जब बीजांड परिपक्व होकर बीज बना लिया, अंदर भ्रूण बन गया, तो इसी दौरान अंडाशय भी क्या हो जाएगा? अंडाशय भी बिना निषेचन के ही परिपक्व हो जाएगा। वैसे तो सामान्य शर्त है कि निषेचन होगा, युग्मनज होगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, लेकिन यहाँ बिना निषेचन के ही भ्रूण बन गया। तो बिना निषेचन के ही बीजांड परिपक्व हो गया, भ्रूण बनते ही ये बीज बन गया, तो अंडाशय भी क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, क्यों, है ना। और अंडाशय भी कैसे परिपक्व हुआ है? बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के ही अंडाशय परिपक्व होकर क्या बना लेता है? फल बना लेता है। तो जो ये फल बना है, ये भी कैसा बना है? बिना निषेचन के बना है। तो इस प्रकार से जो फल बनेगा उसको क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या कि बिना निषेचन प्रक्रिया, बिना निषेचन प्रक्रिया के अंडाशय का परिपक्व होकर फल में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन कहलाता है। और किस में देखने को मिलता है? तो उदाहरण भी ध्यान रखना इसका, केला, अंगूर, पपीता। ये वो पादप हैं जिनमें जो फल बनता है अंडाशय से, वो बिना निषेचन के ही बन जाता है, और बिना निषेचन के ही अंडाशय जो है परिपक्व होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अनिषेक फलन की बात हो गई, उदाहरण सहित आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, प्रेरित अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन तो हम समझ गए कि बिना निषेचन के अंडाशय क्या हो जाता है? परिपक्व होकर के फल बना लेता है। तो अनिषेक फलन। प्रेरित अनिषेक फलन क्या है? तो प्रेरित अनिषेक फलन में हम कुछ वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करते हैं। यानी जो पहले हमने घटना पढ़ी अनिषेक फलन, अनिषेक फलन हमने घटना पढ़ी, ये तो प्राकृतिक रूप से हो रहा था। और प्राकृतिक रूप से कैसे हो रहा था मैंने आपको पूरा समझाया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये बात हमारे लिए फायदेमंद हो गई। अनिषेक फलन क्या हो गया कि हम अगर ऐसा कुछ करें कि अंडाशय जो है सीधा बिना किसी अंदर भ्रूण वगैरह, बीज वगैरह प्रोसीजर के अंडाशय की कोशिकाएं डायरेक्ट परिपक्व होकर फल में बदल जाए, है ना। तो ये तो एक प्रॉफिटेबल बात इसमें क्या हो जाती है कि हम ऐसे फल प्राप्त कर सकते हैं जिसमें बीज का निर्माण ना हो। तो यह घटना को हमने क्या किया? स्वयं प्रेरित किया, और इसके लिए हमने कुछ वृद्धि हार्मोन का उपयोग किया। तो जब हम वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करके और अंडाशय को बिना निषेचन के फल में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो प्रेरित अनिषेक फलन हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रेरित अनिषेक फलन क्या है कि वृद्धि हार्मोन, और वृद्धि हार्मोन भी कौन? जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन, है ना। वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन आदि का क्या कीजिए? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर छिड़काव कर अंडाशय को कृत्रिम रूप से, पहले वो प्राकृतिक रूप से बदल रहा था, तो उसमें अंडाशय की कोशिकाएं या उसके बीज की कोशिकाएं भ्रूण बीज वगैरह बना रही थी। इस बार आपने कृत्रिम रूप से अंडाशय की कोशिकाओं को क्या कर दिया है? परिपक्व होने के लिए प्रेरित कर दिया है। तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर छिड़काव कर अंडाशय को कृत्रिम रूप से परिपक्व
होने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। यह घटना क्या कहलाएगी? प्रेरित अनिषेक फलन कहलाती है। जहां अंडाशय, ये जो हार्मोन आपने छिड़के हैं ना, इनके प्रभाव में आकर के इसकी कोशिकाएं विभाजन करेगी और सीधा परिपक्व हो जाएगी, अंदर कोई बीज का निर्माण नहीं होगा इसमें। तो यहाँ इस प्रकार प्रेरित अनिषेक फलन से आप बिना बीज के फल प्राप्त कर सकते हैं, बिना बीज के फल आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है प्रेरित अनिषेक फलन। कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि प्रेरित अनिषेक फलन क्या है, जिसको आप प्रेरित करें और किसके माध्यम से प्रेरित करें? ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव करें। कहाँ? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, यानी कि यहाँ छिड़काव करें। तो इससे अंडाशय, ये हार्मोन यहाँ तक पहुंचेगा रासायनिक गति के द्वारा और अंडाशय की कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करेगा और अंडाशय परिपक्व होकर के क्या बना लेगा? फल बना लेगा। लेकिन ये घटना प्राकृतिक नहीं हुई है, आपके द्वारा प्रेरित है, कृत्रिम है, इसलिए ये घटना क्या कहलाएगी? प्रेरित अनिषेक फलन कहलाएगी। तो ये अध्याय 3 के कुछ प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ प्रश्न अध्याय 4 से भी हैं, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। विदलन बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो देखिए, विदलन बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता तो हमने पढ़ा था कि जब सामान्यतः अंडाशय में एक भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और उसके अलग अलग टाइप्स भी पढ़े थे। तो विदलन बहुभ्रूणता भी वहां पर आया था कि कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय में जो निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, ये किसी भी कारण से जो युग्मनज बना है, कहाँ? अंडाशय के अंदर बीजांड और उसके अंदर भ्रूण कोश में जो युग्मनज बना है, तो इस युग्मनज में या इस युग्मनज से जो प्राग भ्रूण यानी प्रारंभिक भ्रूण जो बना है, गोलाकार या हृदयाकार, इसमें क्या हो जाता है? इसमें विभाजन हो जाता है। या तो युग्मनज में ही विभाजन हो जाएगा या युग्मनज थोड़ा विकसित होकर के प्रारंभिक भ्रूण बनाएगा और फिर प्रारंभिक भ्रूण बनने के बाद उस प्रारंभिक भ्रूण में क्या हो जाएगा? प्रारंभिक भ्रूण में विभाजन हो जाएगा, जिससे उस भ्रूण के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, युग्मनज के या प्रारंभिक भ्रूण के। और इस प्रकार से जो प्रत्येक टुकड़ा है, प्रत्येक टुकड़े से एक नया भ्रूण, एक नए बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जहां एक भ्रूण बनना था, वहां 2 या 2 से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रारंभिक भ्रूण में, यानी जो प्रारंभ में छोटा सा भ्रूण बना था या फिर कि जो युग्मनज बना डायरेक्ट, उसी में विदलन हो गया। विदलन यानी विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया और उसके फलस्वरूप उसके टुकड़े हो गए और प्रत्येक टुकड़े ने भ्रूण बना लिया। तो ये बहुत सारे भ्रूण बन गए, इसलिए बहुभ्रूणता। और कारण क्या रहा? कारण रहा इसका विभाजन या विदलन, इसका कारण रहा। तो इस प्रकार का जो बहुभ्रूणता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विदलन बहुभ्रूणता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में कि कौन? या तो युग्मनज या प्राक भ्रूण, यानी युग्मनज थोड़ा विकसित होकर के प्रारंभिक भ्रूण का निर्माण कर लेता है, में विदलन से 2 या 2 से अधिक भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विदलन बहुभ्रूणता कहलाती है। तो ये विदलन बहुभ्रूणता की बात हो गई। प्रश्न नंबर 5 जो आपकी बुक से ही है, एक एग्जाम्पल आया है आपकी यूलोफिया। और यूलोफिया में कई प्रकार की बहुभ्रूणता, कई कारणों से बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। तो एक प्रश्न बना करके हम यहां लिख लेते हैं कि यूलोफिया नामक जो आर्किड है, यूलोफिया नामक आर्किड में कितने प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है? कितने प्रकार की बहुभ्रूणता
पाई जाती है। तो अलग अलग टाइप्स में हमने इस एग्जाम्पल को लिखा था। इस प्रश्न में हम सारे टाइप्स कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है यूलोफिया का, एक ही प्रश्न में हम समझ लेते हैं कि भाई यूलोफिया नामक आर्किड में कितने प्रकार से बहुभ्रूणता हो सकती है। तो देखिए उत्तर में आपका पहला प्रकार तो यही हो जाएगा जो अभी हमने ऊपर समझा कि यहाँ पर जो है युग्मनज या जो प्रागभ्रूण है, प्रागभ्रूण में विदलन हो सकता है और उस विदलन के फलस्वरूप बहुभ्रूणता हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, विदलन नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि जो प्रागभ्रूण है, प्रारंभिक भ्रूण जो बना है, प्रागभ्रूण में विकसित कलिकाओं द्वारा हो सकती है, विकसित कलिकाओं द्वारा। अब प्रागभ्रूण में विकसित कलिकाओं द्वारा का क्या तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रागभ्रूण है, ये प्रागभ्रूण है ना। अब इस प्रागभ्रूण में क्या हुआ कि जगह जगह छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो गई, ये जगह जगह यहाँ पर विभाजन करके छोटी छोटी कलिकाएं प्रागभ्रूण में विकसित हो गई। और आगे की घटना किस प्रकार से हुई, आगे की घटना इस प्रकार से हुई कि जो ये कलिकाएं बनी हैं, प्रत्येक कलिका ने एक नया भ्रूण विकसित कर लिया। तो इस प्रकार से जहां एक भ्रूण बनना था वहां दो या दो से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है ना, भ्रूण कोश के अंदर, तो इन कलिकाओं से। तो ये भी एक तरीका देखा जाता है बहुभ्रूणता का, किस पादप में, यूलोफिया में। तो यूलोफिया में बहुभ्रूणता दो तरीके से, युग्मनज या प्रागभ्रूण में विदलन के फलस्वरूप हो सकती है। नंबर 2, प्रागभ्रूण में विकसित कलिकाओं द्वारा भी हो सकती है। और नंबर 3 और इंपॉर्टेंट, प्रागभ्रूण शाखित हो जाता है। कभी कभी क्या होगा, प्रागभ्रूण शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक शाखा से नए भ्रूण का विकास होता है। तो ऐसा भी यूलोफिया में देखने को मिलता है। क्या है, देखिए प्रागभ्रूण है और प्रागभ्रूण जैसा कि गोलाकार था ऐसा ना होकर के प्रागभ्रूण में कई शाखाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कि शाखाएं, जैसे एक शाखा ये निकल गई, एक शाखा ये निकल गई, एक शाखा ये निकल गई, है ना, कई सारी शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा ने विकसित होकर के क्या कर लिया, एक भ्रूण बना लिया। तो इस प्रकार से भी यहाँ दो या दो से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रागभ्रूण शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक शाखा से नए भ्रूण का विकास होता है। तो यूलोफिया में इन 3 तरीकों से बहुभ्रूणता देखने को मिल जाती है, युग्मनज प्रागभ्रूण में विदलन से, प्रागभ्रूण में विकसित कलिकाओं द्वारा, या प्रागभ्रूण कभी कभी शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा नए भ्रूण का निर्माण करती है। तो ये था 5वां प्रश्न। अध्याय 4 का नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है कि जनन अपबीजाणुता व कायिक अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता व कायिक अपबीजाणुता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करोगे आप, देखिए एक प्रकार का जो अपबीजाणुता शब्द आया है, ये कोई नया शब्द नहीं है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था असंजनन, असंजनन, जहाँ पर बिना निषेचन के जो है ना भ्रूण का निर्माण हो जाता है। एक यूँ कह सकता हूँ कि लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि से प्रतिस्थापन हो जाता है जिसमें निषेचन नहीं होता है, बाकी सारी घटना निषेचन के जैसी ही होती है, लैंगिक जनन की जैसी होती है, बस निषेचन नहीं होगा, तो उस घटना को आप असंग जनन या अपबीजाणुता कह सकते हैं। अब यहाँ बात है कि जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता में क्या अंतर है। तो इस अंतर को आप समझिए कि कभी कभी क्या होता है, जो बीजांडकाय है, ओनली बीजांडकाय की बात चल रही है, किसकी, बीजांडकाय की, और बीजांडकाय में भी वह कोशिका जो विभाजन करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। आपको याद होगा उस कोशिका का नाम, मैंने बताया था कि बीजांडकाय की कोई एक कोशिका विभेदित हो जाती है और विभेदित होकर के आगे क्या करती है, आगे समसूत्री विभाजन करती है, और उस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही क्या होता है आगे, पहले तो 4, गलत थोड़ा सा हो गया, सॉरी, समसूत्री नहीं, गलत बोल गया मैं, है ना, अर्धसूत्री, ठीक है। तो बीजांडकाय की एक कोशिका पहले क्या होती है, विभेदित हो जाती है और विभेदित होकर अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन करके आपको याद है वो 4 जो है गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं,
एक एक्टिव रहता है और सक्रिय जिसको गुरु बीजाणु कहते हैं, और ये आगे यहाँ समसूत्री विभाजन करता है और मादा युग्मकोद्भिद यानी वो 7 कोशिकीय रचना का निर्माण करता है। मैं बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं करूँगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। केवल एक घटना याद दिलाई है आपको कि बीजांड काय में कोई एक कोशिका ऐसी होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और इस कोशिका को क्या कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो इस कोशिका को मैंने कहा था प्रपस्सु कोशिका। क्या कहा था? प्रपस्सु कोशिका, ठीक है, जो कि 2n है, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाएगी। अगर ये प्रपस्सु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु का निर्माण नहीं करती है, बल्कि सीधा खुद ही विभेदित होती है, खुद ही विभेदित प्लस परिवर्धित होती है ना, प्लस परिवर्धित होती है ना। विभाजन करती है अर्धसूत्री तो 4 गुरु बीजाणु बनाती। इस बार इसने क्या करा, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण नहीं किया, अर्धसूत्री विभाजन किया ही नहीं, खुद ने ही डेवलपमेंट किया। और खुद ने ही डेवलपमेंट करके जो भ्रूणकोश बनता, ऐसे तो ये 2n से अर्धसूत्री विभाजन करके n n n n अगुणित बनता, और जो भ्रूणकोश बनता वो भी क्या बनता, अगुणित बनता। लेकिन यहाँ प्रपस्सु कोशिका जो 2n है वो सीधा ही डेवलप करके भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है, सीधा डेवलप करके क्या कर लेती है, भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है। तो बताइए भ्रूणकोश कैसा होगा, द्विगुणित, क्योंकि इसके बीच में कोई अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हुआ। विभाजन कौन सा चलता रहा, समसूत्री विभाजन ही चलता रहा, क्योंकि इसने स्वयं ही बिना अर्धसूत्री विभाजन के खुद ही डेवलप करके भ्रूणकोश बनाया है, तो द्विगुणित भ्रूणकोश बन गया। तो इसकी प्रत्येक कोशिका भी क्या होगी, इसकी प्रत्येक कोशिका भी द्विगुणित कोशिका होगी। और ये द्विगुणित कोशिका ही जो है विकसित होकर के, विकास करके द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करेगी और फिर इससे एक नया पादप बनेगा। तो ये जो घटना हुई है एक तरीके से ये प्रपस्सु कोशिका यानी जनन कोशिका के माध्यम से संपन्न हुई है। जनन कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन ना करके सीधा समसूत्री विभाजन करके खुद ने ही तो भ्रूणकोश बना लिया, खुद ने ही द्विगुणित कोशिकाओं से जो है द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर लिया और इसी से एक नया पादप बन गया। तो अगर ऐसा होता है तो जनन अपबीजाणुता क्या है, फिर जनन अपबीजाणुता। लेकिन प्रपस्सु कोशिका भाग नहीं लेती है, बल्कि बीजांड काय की अन्य कोई कोशिका भाग लेती है, जैसे बीजांड काय या फिर कोई भी हो सकता है, अध्यावरण भी हो सकता है, अध्यावरण की कोशिका, प्रपस्सु कोशिका हटा दिया मैंने, की कोशिका ये प्रोसीजर दोहराती है। प्रपस्सु कोशिका नहीं है, उसको छोड़ करके कोई भी कोशिका ये प्रोसीजर दोहराती है, यानी क्या करती है, वही विकसित होकर के द्विगुणित भ्रूणकोश बनाती है और इस द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण बनाती है और उससे पादप बनता है। तो फिर इसको क्या कहोगे, कायिक अपबीजाणुता कहोगे। सिर्फ अंतर किसका है, प्रपस्सु कोशिका। अगर यह कार्य बीजांड काय की प्रपस्सु कोशिका दोहराए, प्रपस्सु कोशिका दोहराए तो फिर जनन अपबीजाणु था। प्रपस्सु कोशिका को छोड़कर के अन्य कोई कोशिका विकसित होकर के भ्रूणकोश भ्रूण बना रही है तो फिर वो जो है कायिक अपबीजाणुता कहलाती है। आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ये जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता में अंतर हो जाता है। लास्ट प्रश्न आज का डिस्कस करते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कायिक असंग जनन किसे कहते हैं। तो देखिए कायिक असंग जनन क्या है, हमने पूर्व में बात करी थी कि पादप का जो वायवीय भाग है जिसे आप प्ररोह कहते हैं, रूपांतरित होकर क्या करता है, रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करता है, पुष्प का निर्माण करता है, पुष्प बना लेता है। लेकिन कभी कभी पुष्प के स्थान पर पत्तियों का एक समूह बन जाता है जिसको आप कह सकते हैं पत्र प्रकलिका। क्या कहते हैं आप इसको, पत्र प्रकलिका। ठीक है, तो बनना क्या था, पुष्प, लेकिन पुष्प के स्थान पर क्या बन गया, पत्र प्रकलिका बन गया, या जिसको आप यूं भी कह सकते हैं कि कोई कायिक प्रवर्ध बन गया, कोई कायिक प्रवर्ध बन गया। ठीक है, और ये कायिक प्रवर्ध की क्या खासियत है कि ये बिना खिरे यहाँ पेड़ पे लगा हुआ है और पेड़ पर ही अंकुरित होकर के नया पादप बना लेगा।
जिस पादप का हिस्सा है वहां पर पुष्प की जगह क्या आ गई, पत्र परकलिका, यानी पुष्प ना बन करके पत्तियों का एक गुच्छा बन गया जिसको पत्र परकलिका कह रहे हैं, या कोई कायिक प्रवर्त, कोई गांठ का निर्माण हो गया और ये पादप पर लगी हुई है और उसी समय पर अंकुरित हो जाती है, उसी समय पर अंकुरित हो जाती है। आप इसको यहाँ से तोड़कर कहीं रोपित कर सकते हैं। तो ये जो घटना हुई है ना, ये घटना क्या कहलाती है, कायिक असंग जनन कहलाती है। अगर परिभाषा की बात करें तो कैसे कह सकते हैं, देखिए परिभाषा बनाएंगे कि कभी कभी पुष्प के स्थान पर, जहां पुष्प लगना था, पुष्प के स्थान पर पत्र परिकलिका या कायिक प्रवर्ध या किसी कायिक गांठ का विकास हो जाता है और ये जो कायिक प्रवर्ध बना है, ये कायिक प्रवर्ध पादप पर ही अंकुरित हो जाता है, पादप पर ही अंकुरित हो जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कायिक असंग जनन कहलाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इन पर भी विशेष ध्यान रखना। इसके बाद आपका इकाई 4 जो है, इकाई 1 के जो 4 अध्याय हैं पूरे कंप्लीट हैं। ये जो हमने जितने भी वीडियो इसमें पढ़े हैं और जितने भी नोट्स मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आपकी इकाई फर्स्ट इन प्रश्नों के साथ। इसके आगे आपसे परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी फिर आगे इकाई 2 की हम आगे के वीडियो में जो है चर्चा करेंगे।